This is Amritanshu Vajpayee. I welcome you all on behalf of Sky Foundation, Ignited Minds VIPNet Club, Sky Act VIPNet Club, Women-led Science VIPNet Club, and all the collaborative efforts of the EduSTEM Global Foundation. इन पांचों मंचों की तरफ से मैं आज के सभी ऑडियंस को सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खगोल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक बधाइयां देता हूं। सो विश यू अ वेरी हैप्पी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे। तो मैं अपनी बातों को दोनों भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश के माध्यम से आप सभी के हृदयों तक संप्रेषित करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे इज एक्चुअली ए बाई एनुअल इवेंट। ये साल में 2 बार आयोजित किया जाने वाला एक इवेंट है, एक बार ऑटम में और एक बार स्प्रिंग में। इस वर्ष जैसा कि हम जानते हैं, द एस्ट्रोनॉमी डे 2020 इज सेलिब्रेटेड फॉर दिस सेमेस्टर ऑन May 2 टुडे, और आने वाले समय में इन द कमिंग टाइम्स द वर्ल्ड शैल सेलिब्रेट द एस्ट्रोनॉमी डे ऑन September 26। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इस समय हमारी दुनिया एक विशेष आपदा के दौर से गुजर रही है। वी आर अंडर ए टेरिबल टाइम्स ड्यू टू द पैंडेमिक ऑफ नोवेल कोरोना वायरस COVID-19। So we have not had been able really to get an opportunity to plan it accordingly as we had done on a grand celebration by the mass gathering. लेकिन कोई बात नहीं, we have had taken the cue on this virtual platform, and so on behalf of all the collaborators of ours today and under the patronage of Vigyan Prasar network of clubs, VIPNet clubs, I welcome you all to today's celebration. तो एस्ट्रोनॉमी डे जो आज हम लोग मना रहे हैं, इसके पीछे मनाए जाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि जो आम जनता है, क्योंकि जो विपनेट का जो मंच है, जो हमारे स्काई फाउंडेशन का जो मंच है, इसका एम एक है। जो एडुस्टेम ग्लोबल इनिशिएटिव का जो मंच है, इन तीनों मंचों का इनिशिएटिव एक है, लक्ष्य एक है, केंद्र एक है। वह है एक ऐसा मूवमेंट डेवलप करना जिसमें सिटीजन साइंटिस्ट को आगे ले जाया जा सके, सिटीजन साइंटिस्ट के कल्चर को हम जनरेट कर सकें, जर्मिनेट कर सकें, और हिंदुस्तान के ग्रास रूट लेवल तक और यहाँ तक कि पूरी दुनिया के ग्रास रूट लेवल तक उसको पहुंचाया जा सके। तो इस आज के दिन का मुख्य उद्देश्य आम जनता को खगोल विज्ञान से परिचय कराना है। इसके अंतर्गत यदि देखा जाए तो सामान्यतया क्या होता है कि जो शौकिया खगोल शास्त्री, जिसको हम लोग कहते हैं एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर्स, या अंतरिक्ष विज्ञान में जो दिलचस्पी रखने वाले लोग होते हैं, वे अनेक रोचक प्रयोग करते हैं। भारत और दुनिया भर के स्कूलों में अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति रुचि को जगाने के लिए कई सारे प्रयोगों को किया जाता है, जैसे कि मून ऑब्जर्वेशन, प्लैनेटरी ऑब्जर्वेशन, स्काई नाइट स्काई ऑब्जर्वेशन सेशंस और अन्य भी कई प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन सेशंस किए जाते हैं। तो थोड़ा सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को, यदि आज के दिन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखा जाए तो इस दिन की शुरुआत सन 1973 में यह इनिशिएटिव डो बर्गर के द्वारा अमेरिका में लिया गया था, when he organized a meet amongst the planetaria people, and then later on it was ratified as a biannual event। और ये इवेंट कोई फिक्स दिन पर नहीं होता, ये इवेंट मून की कलाओं पे आधारित होकर के ऑटम और समर में अलग अलग समय पर, अलग अलग वर्ष में, अलग अलग तिथियों पे होता रहता है। तो जैसे कि मैंने अपने प्रोग्राम की शुरुआत में कहा था कि मिस्ट्रीज ऑफ आउटर स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी, they have fascinated the world as long as the recorded history goes. So it is almost impossible to look up at the night sky on a clear evening and not to be caught in the sense of wonder and amazement how big the true universe actually is. तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को स्वागत करता हूं, बारंबार स्वागत करता हूं, और बिना समय गवाए अब मैं आमंत्रित करता हूं आज के अपने मुख्य वक्ता श्री सुमित कुमार श्रीवास्तव जी, वैज्ञानिक अधिकारी, काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला, उत्तर प्रदेश के जो वैज्ञानिक अधिकारी हैं, हमारे पेट्रन हैं और आज के मुख्य वक्ता भी हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं कि वे आएं और मंच पर अपने वक्तव्य के द्वारा, जो कि आज के मई के महीने में सन 2020 मई 2020 में जो खगोलीय घटनाएं घटने वाली हैं, the astronomical observations that we are going to see in the terms of planets, in the terms of stars, in the terms of night sky and all the other allied objects, so that we can enjoy our age of lockdown by action at a distance. Sumit Kumar Srivastav ji, over to you. हेलो, नमस्कार। मेरा नाम सुमित कुमार श्रीवास्तव है
मैं इंदिरा गांधी प्लेनेटेरियम लखनऊ में साइंटिफिक ऑफिसर हूँ और मैं यूपी एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर्स क्लब का मेंटोर भी हूँ। जैसा कि मुझे आज एस्ट्रोनॉमी डे है 2 मई 2020 और इसकी डेट लगातार चेंज होती रहती है। हर साल इसकी डेट चेंज होती है, साल में 2 बार मनाया जाता है। और चूंकि इस समय कोविड-19 का प्रकोप चल रहा है, इस वजह से हम लोगों ने इसको ऑनलाइन किस तरीके से आप अपने घर में रह के एस्ट्रोनॉमी डे सेलिब्रेट कर सकते हैं, तारों को निहार सकते हैं, प्लैनेट को देख सकते हैं, इसको एक पूरे हफ्ते की मैं जानकारी लेके आया। और मैं ये चाहूँगा कि आप लोग मेरी आईडी से मैंने दूसरे लैपटॉप से लॉगिन किया हुआ है, उसपे मैंने अपनी स्क्रीन प्रेज़ेंट करी हुई है। आप उसको पिन अप करें और मैं इससे बोलता रहूँगा, आप उसको पिन अप करें ताकि उससे आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे सके। मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा स्काई फाउंडेशन का, जिन्होंने एस्ट्रोनॉमी डिलाइट सीरीज़ की शुरुआत की है और ये सीरीज़ लोगों में खासकर विद्यार्थियों में खगोलकी के लिए, एस्ट्रोनॉमी के लिए एस्ट्रोनॉमी अवेयरनेस लाने का काम बखूबी कर रही है। इग्नाइटेड माइंड्स, स्काई मेच्योर एस्ट्रोनॉमर्स क्लब, वुमेन लेड साइंस, इन तीनों विपनेट क्लब ने मिलकर एक कई इवेंट्स को पिछले कुछ दिनों में किया है। स्काई और एजुस्टेम इनिशिएटिव का सपोर्ट इन्हें लगातार मिला और आगे भी मिलता रहेगा, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। और साथ ही मैं अपने आप को लकी समझता हूँ कि मैं जो एस्ट्रोनॉमी डिलाइट सीरीज है, इसका जो सेकंड सेशन है, इसका शुभारंभ कर रहा हूँ। ये सेशन लगातार 1 हफ्ते तक चलता रहेगा और अगले हफ्ते में फिर से आपको उस हफ्ते की जानकारियाँ लेके आऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी एस्ट्रोनॉमी डे। एस्ट्रोनॉमी डे वास्तव में एक एस्ट्रोनॉमी डे का हिस्ट्री के बारे में भी अमृतांशु वाजपेयी आपको बता चुके हैं। इस दिन की शुरुआत 1973 में नॉर्थ कैलिफोर्निया में हुई थी। इसको सबसे पहले जिसने इनको आयोजित किया था, उनका नाम था जॉन डी बर्गर और इन्होंने एस्ट्रोनॉमी डे को इसलिए स्टार्ट किया था ताकि लोगों के अंदर, आम जनसामान्य है, उनके अंदर भी एस्ट्रोनॉमी के प्रति रुचि जागृत हो सके। और 2000 और धीरे-धीरे ये इतना ज़्यादा फेमस हुआ कि इसको 2006 में इसको साल में 2 बार मनाया जाने लगा। एक बार बसंत ऋतु में, एक बार पतझड़ में, और यानी कि एक बार अप्रैल के लास्ट मंथ ऑफ अप्रैल या स्टार्टिंग वीक ऑफ एक बार सितंबर अक्टूबर के बीच में। वैसे तो एस्ट्रोनॉमी डे को मनाने के कई तरीके हैं, लेकिन लॉकडाउन में ये न केवल एक आकर्षक सब्जेक्ट एस्ट्रोनॉमी के बारे में जानने का तरीका है, बल्कि परिवार और दोस्तों के साथ एक समय बिताने का एक महत्वपूर्ण तरीका भी हो सकता है। एस्ट्रोनॉमी डे का मेन पर्पज ये है कि हम एक साथ आकाश के नीचे समय बिता उन रहस्यों के बारे में सोचते हैं जिन्हें हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं। जहाजों और अन्य खोजकर्ताओं के कप्तान लंबे समय से अपना रास्ता खोजने के लिए ताराओं, नक्षत्रों का उपयोग करते रहे और आधुनिक एस्ट्रोनॉमर्स भी, इवन एमेचर एस्ट्रोनॉमर्स भी उन्हीं तकनीकों का उपयोग करते हैं। वैसे तो एस्ट्रोनॉमी डे में टेलीस्कोप्स के इवेंट लोगों को अच्छे लगते हैं, लेकिन चूंकि लॉकडाउन है तो मैं आपको कुछ एक्टिविटीज बताऊंगा जो आप नाइट स्काई वॉचिंग के रूप में कर सकते हैं, पूरे हफ्ते कर सकते हैं। तो मेरा ये प्रॉमिस है आपसे कि अगर आपने 3 दिन लगातार नाइट स्काई वॉच कर लिया, देन आप खुद में इतने सक्षम हो जाएंगे कि आप एक नॉर्मल स्टार चार्ट की सहायता से किसी भी स्टार को देख के, किसी भी ऑब्जेक्ट को देख के बता सकेंगे कि वो कौन सा स्टार है या कौन सा ऑब्जेक्ट है। स्टार्ट करते हैं। मई का पहला हफ्ता। इस हफ्ते में हमें जो प्लैनेट्स दिखाई पड़ेंगे उनका नाम है मंगल, शुक्र, शनि और बृहस्पति, मार्स, वीनस, सैटर्न, जुपिटर। इसी हफ्ते में हमें इस हफ्ते में हमें चंद्रमा की पूर्णिमा दिखाई पड़ेगी। क्योंकि ये पूर्णिमा एक सुपर मून भी होगी, इसलिए इसको सुपर मिल्क मून के नाम से भी जाना जाएगा। इसी हफ्ते में हमें एक मेटियोर शावर, एटा एक्वारेट्स मेटियोर शावर भी दिखाई पड़ेगी, जिसमें लगभग 35 से 60 मेटियोर्स प्रति घंटे हमें दिखाई दे सकते हैं। और ISS फ्लाईबाय के बारे में मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप अलग-अलग जगहों का अलग-अलग टाइमिंग्स होती है ISS की। लखनऊ में इस वक्त तो विजिबल नहीं है, इस हफ्ते में इवन 14 तारीख तक विजिबल नहीं है। तो अपने जो आपका लोकेशन है उस पर देखना है कि ISS आपके लोकेशन में विजिबल है कि नहीं। तो आपको spot.station.nasa.gov पे जाना होगा, अपने लोकेशन डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके लोकेशन पे ISS किस दिन दिखेगा। मैं कम से कम 10 से 14 स्टार्स के बारे में भी बताऊंगा जो आपकी सिटी में, आपके शहर में चाहे कितना भी लाइट पॉल्यूटेड स्काई हो, लेकिन वो आपको दिखाई देंगे।
जैसा कि हमें ये पता है कि कहते हैं नाइट स्काई वॉचिंग में सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो होता है लाइट पॉल्यूशन। लेकिन कुछ स्टार्स ऐसे हैं जिनको अगर आप पहचान रहे हैं तो वो इतने ब्राइट होते हैं कि अच्छे खासे लाइट पॉल्यूशन में भी वो दिखाई दे जाते हैं। इवन मतलब प्लैनेट्स के अलावा, जिसमें बिटलजूस, प्रोसियन, रीगल, कैपेला, अल्डेबरन, सिरस, आर्चरस, ये सब है। और दो ट्राइंगल्स भी हमें दिखाई पड़ेंगे, एक ईस्ट डायरेक्शन में, पूर्व दिशा में, और एक पश्चिम दिशा में। पूर्व दिशा में जो ट्राइंगल हमको दिखाई पड़ेगा उसको स्प्रिंग ट्राइंगल बोलते हैं, और जो पश्चिम दिशा में ट्राइंगल दिखाई पड़ रहा है इस समय उसको हम विंटर ट्राइंगल बोलते हैं। विंटर ट्राइंगल जब पूर्व दिशा में दिखाई पड़ रहा होता तो उस वक्त जो ऋतु चल रही होती है वो विंटर की ऋतु चल रही होती है, यानी शरद ऋतु चल रही होती है। ये है स्काई मैप। मैंने मई 2020 के प्रथम हफ्ते का फर्स्ट वीक का मैंने स्काई मैप निकाला है, लखनऊ के ऊपर का है। अगर कई बार लोग पूछते हैं कि सर स्काई मैप कैसे निकालें, तो आप InTheSky.org पे अपनी लोकेशन ड्रॉप कर सकते हैं और उससे आपको आपके प्लेस के बारे में एक अनुमानित आपको पोजीशंस मिल जाती हैं कि कौन सा स्टार कौन सा प्लैनेट किधर की ओर होगा। इसके अलावा आप सॉफ्टवेयर भी यूज कर सकते हैं। मैंने सॉफ्टवेयर को यूज करके ये दो स्काई मैप निकाले हैं। ये भी आपके इवनिंग नाइट स्काई के स्काई मैप हैं, 7:30 बजे से 9 बजे तक के बीच में ये काम करेंगे, और ये स्टेलेरियम सॉफ्टवेयर से निकाले गए। चलिए, स्काई को पढ़ने से पहले मैं कुछ बताना चाहूंगा। जब भी आप स्काई को देखने जाते हैं, नाइट स्काई गेस करने जाते हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हमको ये नहीं पता होता कि हम शुरू कहाँ से करें। और पिछली बार मैंने बताया था, लेकिन इस बार फिर से बताना चाहूंगा जो चीज पिछली बार नहीं बता पाया था, कि हमें कभी भी रात्रि आकाश दर्शन करने जब हम जाते हैं या नाइट स्काई गेजिंग करने जाते हैं, तो हमें सबसे पहले अपनी दिशाएं पता होनी चाहिए कि किस दिशा में हम खड़े हैं। अगर हमें अपनी दिशाएं क्लियर पता है, अगर सपोज हम ईस्ट की तरफ अगर हम ईस्ट की तरफ अपना मुंह करके खड़े होंगे तो हमारे जस्ट पीछे वेस्ट डायरेक्शन होगी। हमारे बाएं हाथ की तरफ साउथ होगा, हमारे बाएं हाथ की तरफ साउथ होगा, और दाहिने हाथ की तरफ राइट साइड में हमारे नॉर्थ डायरेक्शन होगा। तो इसको मानते हुए आप देखेंगे, बगल एक मैंने फिगर दी हुई है, उसमें इसको मानते हुए आप जैसे ही अपने हेड ऑन देखेंगे तो आपको एक इमेजिनरी पॉइंट मानना होगा जिसको हम बोलेंगे जेनिथ, और ठीक जेनिथ के नीचे ही हम उसको मानते हैं नादिर। इसके अलावा आप इसी में एक पॉइंट और देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है पी का मतलब है आपके प्लेस पे पोल स्टार की पोजीशन वहां पे दिखाई देगी। बस ये एक बेसिक ब्रीफ इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना पता होना चाहिए जहां पे भी आप खड़े हैं आपके हेड ऑन जेनिथ होगा, और डायरेक्शंस आपको क्लियर होनी चाहिए कि किधर की साइड में कौन सी डायरेक्शन है, और आपके हेड ऑन जेनिथ होगा, और जिधर भी आपका पोल स्टार दिखाई दे रहा होगा वो नॉर्थ होगा, और जो पोल स्टार होगा वो हमारा पोल होगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मई में हमें जो सबसे बड़ा इवेंट मिलने वाला है वो है इस साल का चौथा और अंतिम सुपर मून। हम सामने आप प्रेजेंटेशन फिगर देख रहे होंगे, इसमें दो मून की पिक्स हैं, एक सुपर मून है, दूसरा माइक्रो मून है। सुपर मून और माइक्रो मून में सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है, वो ये कि सुपर मून की पोजीशन तब होती है जब चंद्रमा पेरिगी की स्थिति पे होता है, और माइक्रो मून की पोजीशन तब होती है जब चंद्रमा अपनी अपोगी की स्थिति में होता है। चंद्रमा की पेरिगी की स्थिति और अपोगी की स्थिति क्या है, इसको जानने के लिए बताना चाहूंगा कि चंद्रमा इसको बताना चाहूंगा कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर एक नियर अबाउट सर्कुलर ऑर्बिट, यानी कि एक वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाता है, लेकिन वो पूर्णतः वृत्ताकार नहीं होता, जिससे चंद्रमा कभी कभी पृथ्वी से काफी दूर होता है या और कभी कभी पृथ्वी के काफी करीब होता है। जिस समय चंद्रमा पृथ्वी के सबसे ज्यादा करीब होता है उस स्थिति को पेरिगी की स्थिति बोलते हैं, और जिस समय चंद्रमा पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूर होता है उस स्थिति को हम अपोगी की स्थिति बोलते हैं। और यदि पेरिगी की स्थिति में हमें पूर्णिमा की अवस्था प्राप्त हो जाए, पेरिगी की स्थिति में हमें फुल मून प्राप्त हो जाए, तो उस इवेंट को हम सुपर मून बोलते हैं। और यदि अपोगी की स्थिति में हमें फुल मून प्राप्त हो जाए तो हम इसे माइक्रो मून बोलते हैं। तो माइक्रो मून और फुल मून के जो माइक्रो मून और सुपर मून का जो बीच का डिफरेंस है वो काफी बड़ा होता है, 14% बड़ा आपको इसमें मून नजर आ सकता है। और
ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको सुपर मून और माइक्रो मून ही हर महीने मिले, क्योंकि चंद्रमा हमें इन दोनों पोजीशंस के अलावा भी पूर्णिमा की अवस्था पे जा सकता है। ये एक खास इवेंट होते हैं कि आपका चंद्रमा पूर्णिमा की अवस्था इसके अपोगी या पेरिगी की स्थिति में पड़ जाए। तो कहते हैं मई 2020 में चंद्रमा है वो हमारा अंतिम सुपर मून हमें दिखाई पड़ेगा। 6 मई 2020 को पृथ्वी के सबसे ज्यादा करीब होंगे हमारे चंद्रमा, और 7 मई को हमें पूर्णिमा दिखाई देगी। 6 मई को सुबह 8:33 पर चंद्रमा पृथ्वी के सबसे ज्यादा करीब होगा। इस समय चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी मात्र 3,59,700 किलोमीटर रह जाएगी। चंद्रमा की ये स्थिति पेरिगी की स्थिति कहलाती है। इस स्थिति से चंद्रमा हमें काफी बड़ा दिखाई देना शुरू हो जाएगा, मगर सुपर मून देखने के लिए हमें अगली रात का इंतजार करना होगा, क्योंकि पूर्णिमा अगले दिन 7 मई को दोपहर 4:15 पर होगी, सूर्यास्त के तुरंत बाद लगभग शाम को 6:36 पर, क्योंकि इसी समय हमें सूर्यास्त मिलेगा। तो शाम को 6:36 से हम सुपर मून के अद्भुत नजारे को पूरी रात अवलोकित कर सकते हैं, क्योंकि 7 मई को पूरी रात चंद्रमा अस्त ही नहीं होगा। सामान्य रूप से पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,400 किलोमीटर मानी जाती है, तथा चंद्रमा की पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूर होने पर यह दूरी 4,05,696 किलोमीटर मानी जाती है, और इस स्थिति को हम अपोगी की स्थिति कहलाते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि यदि पेरिगी की स्थिति में पूर्णिमा पड़े तो हमें सुपर मून मिलता है। वर्ष में 12 पूर्णिमाएं पड़ती हैं, मगर ऐसा कम ही होता है कि पेरिगी की स्थिति में पूर्णिमा पड़े। इस वजह से सुपर मून को काफी अच्छा और अद्भुत घटना माना जाता है। ये फोटोग्राफी जो एक्स्ट्रो फोटोग्राफर्स होते हैं उनके लिए काफी बढ़िया इवेंट होता है, क्योंकि इनको चंद्रमा की ब्राइट इमेजेस, चंद्रमा की बड़ी इमेजेस वो क्लिक कर सकते हैं। इस वर्ष का ये अंतिम सुपर मून है, इसलिए मैं यही कहूंगा कि इसको मिस मत करिएगा, वरना आपको अगला सुपर मून देखने के लिए अगले साल का इंतजार करना पड़ेगा। और पिछले महीने का जो सुपर मून था वो 8 अप्रैल को पड़ा था, जिसको हम लोगों ने सुपर पिंक मून बोला था। इसी तरीके से इस चंद्रमा को हम सुपर मिल्क मून बोलेंगे। हर महीने के चंद्रमा का एक नाम पुराने लोगों ने रखा हुआ था, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो जो भी सुपर मून होता है वो माइक्रो मून से 14% बड़ा और 30% ज्यादा चमकदार नजर आता है। ये काफी ज्यादा लोगों में कंफ्यूजन रहती है कि उनको लगता है कि जो सुपर मून है वो जो सामान्य पूर्णिमा है उससे 14% बड़ा और 30% ज्यादा चमकदार नजर आएगा, जबकि ऐसा नहीं होता। वो माइक्रो मून से 14% बड़ा और 30% ज्यादा चमकदार नजर आता है। जो सामान्य पूर्णिमा होती है उससे ये चंद्रमा 6.5% बड़ा और 12.5 से 14.5% ज्यादा चमकदार ही नजर आ पाता है। अच्छा, तो आपको ये पता है कि पेरिगी की स्थिति हमें 6 मई को प्राप्त होगी। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि 18 मई 2020 को इस माह चंद्रमा की दूरी हमसे सबसे ज्यादा दूर होगी, यानी चंद्रमा अपनी अपोगी की स्थिति में होगा, और उस दिन चंद्रमा की दूरी होगी पृथ्वी से 4,05,600 किलोमीटर, और उस दिन भी चंद्रमा पूरी रात दिखेगा, मगर क्रिसेंट फेज के साथ। ये फिगर मैंने लगाई है। चंद्रमा का पाथ पूर्णतः वृत्ताकार नहीं है, इसमें ये पेरिगी और अपोगी की स्थिति दे रखी है। इसके कुछ पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किए थे जो सामने स्क्रीन पे हैं। इस जो सुपर मून है, क्योंकि पूर्णिमा थी, जो फुल मून है, फुल मून का नाम मिल्क मून, फ्लावर मून, कॉर्न प्लांटिंग मून कहा जा सकता था, लेकिन चूंकि सुपर मून है तो हमने सबके आगे सुपर जोड़ा है। सुपर मिल्क मून, सुपर फुल मून, फुल सुपर मून, सुपर फ्लावर मून, सुपर कॉर्न प्लांटिंग मून। पेरिगी पे हमारा 6 तारीख को आएगा सुबह 8:33 पर, जिस समय इसकी डिस्टेंस होगी 3,59,700 किलोमीटर, और 7 मई को ये शाम को 4:15 पर ये पूर्णिमा की अवस्था प्राप्त होगी, लेकिन हमें दिखना शुरू होगा सनसेट पे, यानी 6:36 से, और उस पूर्णिमा के दिन इसकी डिस्टेंस रह जाएगी 3,64,350 किलोमीटर। इस दिन चंद्रमा का जो इल्यूमिनेशन होगा 99.9% से हमें दिखाई पड़ेगा। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि पुरानी सभ्यताओं ने भी पूर्णिमा को कुछ नाम दिए हैं जो प्रकृति के बहुत ज्यादा करीब थे, जो नेचर के बहुत ज्यादा करीब थे। तो उन हर महीने के चंद्रमा का एक नाम होता है। जनवरी के मून को हम लोग जनवरी
जनवरी महीने के चंद्रमा को हम लोग वोल्फ मून, ओल्ड मून, आइस मून और स्नो मून के नाम से पुकारते थे। फरवरी माह के चंद्रमा को हम लोग पुराने लोग हंगर मून, स्टॉर्म मून, चेस्ट मून के नाम से पुकारते थे। मार्च में इसी तरीके से मार्च महीने के फुल मून को वॉर्म मून, अर्थ वॉर्म यानी केचुआ, केचुआ का मतलब अर्थ वॉर्म मून, क्रो मून, क्रस्ट मून, शुगर मून। अप्रैल माह के चंद्रमा को पिंक मून, ग्रास मून, फिश मून, हेयर मून, एग मून के नाम से पुकारते थे। मई माह इसको हम लोग मिल्क मून, फ्लावर मून, कॉर्न प्लांटिंग मून के नाम से जानते हैं। जून माह के मून को हम लोग स्ट्रॉबेरी मून, हॉट मून, मीड मून, रोज मून के नाम से जानते हैं। जुलाई माह के मून को बक मून, थंडर मून, वर्ट मून, हे मून के नाम से जानते हैं। अगस्त माह की पूर्णिमा को ग्रीन कॉर्न मून, बार्ले मून, फ्रूट मून, ग्रेन मून एवं रंजन मून के नाम से भी जाना जाता है। अब आती है सितंबर और अक्टूबर। ये इकलौता ऐसी पूर्णिमाएं होती हैं जिसका नाम इसके नाम के आधार पे नहीं बल्कि इस माह पड़ने वाले विषुव के आधार पर यानी इक्विनॉक्स के आधार पे रखा जाता है। उसी आधार पर ही हम इसको डिसाइड कर पाते हैं कि इसका नाम हम क्या रखेंगे। वैसे सितंबर और अक्टूबर की पूर्णिमा को हम लोग हार्वेस्ट मून भी कहते हैं और नॉर्मली सितंबर की पूर्णिमा को फुल कॉर्न मून भी कहा जाता है। अक्टूबर की पूर्णिमा को अंटर मून, डाइंग ग्रास मून, ब्लड मून और संगुई मून भी कहते हैं। लेकिन सितंबर अक्टूबर की पूर्णिमा को अगर इकट्ठे रूप से कहा जाए तो हार्वेस्ट मून कहा जाता है। अब बचता है नवंबर दिसंबर। नवंबर के मून को हम लोग बीवर, एक चिड़िया का नाम है बीवर, तो इसे बीवर मून कहते हैं। इसका अन्य नाम है ओक मून। और दिसंबर के मून को हम लोग कोल्ड मून के नाम से जाना जाता है। अब आप देखेंगे अक्टूबर के महीने में 1 तारीख और 31 तारीख, ये पूरी जितनी तारीखें लेंगे, जनवरी 10, 9 फरवरी, 9 मार्च, 8 अप्रैल, 7 मई, 5 जून, 5 जुलाई, ये जितनी तारीखें हैं ये सब 2020 की पूर्णिमा की तारीख लिखी हुई है, पूर्णिमा की डेट्स लिखी हुई हैं। तो आप देखेंगे कि अक्टूबर में 2 डेट्स लिखी हुई है, 1 अक्टूबर और 31 अक्टूबर। इसका मतलब है कि अक्टूबर माह में हमें एक पूर्णिमा के बजाय हमें 2 पूर्णिमा दिखेंगी, यानी कि हमें साल में 12 पूर्णिमा के अलावा हमें एक पूर्णिमा एक्स्ट्रा मिल रही है। जब भी हमें ऐसा 12 पूर्णिमा के अलावा जो भी हमें पूर्णिमा एक्स्ट्रा मिलती है उसको हम लोग ब्लू मून के नाम से जानते हैं। दैट मीन्स 31 अक्टूबर को होने वाला फुल मून हमें ब्लू मून मिलेगा। अब हम लोग आगे चलेंगे, उससे पहले मैं एक बहुत ही आसान चीज बताता हूँ कि हिंदू धर्म में हिंदू महीनों में, ऋतुओं में भी पूर्णिमा, हर पूर्णिमा पे कुछ ना कुछ कहते हैं कोई ना कोई पर्व जरूर मनाया जाता है। जैसे चैत मास की पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती, वैशाख में बुद्ध पूर्णिमा, ज्येष्ठ पूर्णिमा वट सावित्री, आषाढ़ मास को गुरु पूर्णिमा और कबीर जयंती, श्रावण मास की पूर्णिमा रक्षाबंधन, भाद्रपद की पूर्णिमा उमा महेश्वर व्रत, अश्विन मास की पूर्णिमा में शरद पूर्णिमा, कार्तिक में पुष्कर मेला, गुरु नानक जयंती। इस तरीके से लगातार अलग अलग पूर्णिमाओं पे कोई ना कोई व्रत त्योहार जरूर पड़ते हैं। फागुन पूर्णिमा पे होली का पर्व मनाया जाता है। तो इस तरीके से मैं यही कहना चाहूंगा कि पूर्णिमा का, चंद्रमा का हमारे सभ्यताओं पे, हम पे बहुत पुराने जमाने से असर रहा है। तो हमें पूर्णिमा के बारे में भी जानना चाहिए और साथ ही साथ पूर्णिमा से जुड़े हुए व्रत त्योहारों के बारे में हमें हमारे कल्चर ने जोड़ रखा है। लेकिन ये जो नाम मैंने आपको बताया, वोल्फ मून, हंगर मून, ये इंडियन नाम नहीं है, लेकिन तब भी इनको बहुत पुरानी सभ्यताओं ने इन्वेंट किया था जो आज भी चले आ रहे हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने नाइट स्काई देखना शुरू किया हो तो अगर जैसे ही जब हम इस लेक्चर के बाद जब हम छत पे जाएंगे तो हम सबसे पहले वेस्ट डायरेक्शन में देखेंगे। जैसे ही हम वेस्ट डायरेक्शन मतलब पश्चिम दिशा में देखेंगे तो आपको चंद्रमा आपके हेड ऑन मिलेगा, साउथ के हेड ऑन मिलेगा और वीनस दिखाई देगा, शुक्र ग्रह दिखाई देगा और सिरस दिखाई देगा। वास्तव में ये एक ट्रायंगल बना रहे हैं जो कि एक इमेजिनरी ट्रायंगल होगा। ये कोई एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना नहीं है जैसे विंटर ट्रायंगल, समर ट्रायंगल, स्प्रिंग ट्रायंगल, लेकिन ये एक इमेजिनरी ट्रायंगल है जिसको आप बच्चों को दिखा सकते हैं और आप खुद भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। और ये आपको 30 अप्रैल से लेकर 3 मई तक ही दिखाई देगा। धीरे धीरे इसमें चंद्रमा की दूरी वीनस और सिरस से बढ़ती जाएगी। इसका बेस्ट व्यूइंग टाइम है 6:45 से 7:15 पर। अब इसी तरीके से जब आप वेस्ट डायरेक्शन ही देख रहे होंगे तो आपको 3 स्टार दिखेंगे जिसमें है प्रोसियन, सिरस, बीटलजूस। इसको पहचानेंगे कैसे ये हम अभी आपको आगे बता देते हैं, लेकिन ये कहीं नोट डाउन कर लें कि जैसे ही हम वेस्ट डायरेक्शन की ओर देखेंगे हमें 3 बहुत ही प्रोमिनेंट स्टार्स एक्सेप्ट मतलब शुक्र ग्रह को छोड़ते हुए एक्सेप्ट वीनस, तो हमें 3 प्रोमिनेंट स्टार दिखेंगे जो कि विंटर ट्रायंगल है।
चूंकि ये सेट हो रहे होते हैं, अगर ये ट्राइंगल हमें ईस्ट डायरेक्शन से राइज करता हुआ दिखता, तो उस समय हमें विंटर, जो हमारी ऋतु चल रही होती है, वो विंटर ऋतु चल रही होती है, हमारी शरद ऋतु चल रही होती शरद। तो अब इसी तरीके से जब अभी आपने विंटर ट्राइंगल को देखा जो वेस्ट डायरेक्शन में था, दैट मीन्स कि ईस्ट डायरेक्शन में भी आपको एक ट्राइंगल दिखाई पड़ेगा, जिसको हम बोलेंगे स्प्रिंग ट्राइंगल। स्प्रिंग ट्राइंगल में 3 स्टार्स हैं हमारे, आर्चरस, रेगुलस और स्पाइका। बीच में जो आपको व्हाइट कलर का बहुत बड़ा सा एक बॉडी दिखाई दे रहा है, वो हमारा फुल मून है। उस फुल मून के ऊपर आप देखेंगे एक ब्लू कलर का स्टार है, जिसके चारों ओर एरो बने हुए हैं, एक सर्कल से वो घिरा हुआ है, एरो बने हुए हैं, वो हमारा रेगुलस है। नीचे आचरस है, और आचरस के जस्ट बगल में ब्लू कलर का एक स्टार है, वो विर्गो कॉन्स्टेलेशन का ब्राइटेस्ट स्टार स्पाइका है। इन तीनों स्टार्स को मिला के हम स्प्रिंग ट्राइंगल, एक इमेजिनरी स्प्रिंग ट्राइंगल बना सकते हैं, और ये हमेशा हमें आफ्टर सनसेट ईस्ट डायरेक्शन में दिखाई देगा, और ये हमें तब तक ईस्ट डायरेक्शन में दिखाई देता रहेगा जब तक हमारी स्प्रिंग सीजन चल रहा होगा, हमारा वसंत ऋतु चल रही होगी। इसके तुरंत बाद हमें समर ट्राइंगल दिखना शुरू होगा, जो कि इस वक्त आधी रात के बाद ही हमें दिखाई देता है। अब हम अगर आपने वीनस, मून, सिरस, विंटर ट्राइंगल, स्प्रिंग ट्राइंगल देख लिया हो, तो अब हम आगे चल रहे हैं प्लैनेट्स। इस हफ्ते में हमको कौन कौन से प्लैनेट दिखाई देंगे? वीनस हमें जैसे ही सनसेट होगा वैसे ही दिखाई देने लगेगा, लगभग रात में 9:30 बजे तक वीनस हमें दिखता है। लेकिन इनके अलावा हमें 3 प्लैनेट और दिखाई पड़ेंगे, जो कि हैं मार्स, सैटर्न, वीनस। पिछले महीने से ये तीनों एक सीधी रेखा में दिखाई दे रहे हैं। धीरे धीरे इनमें सैटर्न और जुपिटर के बीच की डिस्टेंस घटती जा रही है, लेकिन वो अभी भी सीधी रेखा में, जिनको जो अर्ली राइजर्स हैं या फिर जो रात में देर रात तक जगते हैं, रात में 2-2:30 बजे तक जगते हैं, वो आसानी से इसको देख सकते हैं। अगर आप रात में 2-2:30 बजे से लेकर सुबह सूर्योदय से पहले तक अगर आप देखेंगे, तो आप इन तीनों को आसानी से पहचान सकते हैं, और ये ईस्ट डायरेक्शन से राइज करते हुए दिखेंगे। और इन तीनों प्लैनेट्स का जो कलर है वो डिपेंड करता है आपकी लोकेशन पे, लेकिन जुपिटर कलर ब्राइट व्हाइट है, सैटर्न का रेडिश टोन लिए होगा, और रेड प्लैनेट मार्स का कलर ऑब्वियस सी बात है वो रेड होगा। रात में 2 बजे से लेकर सुबह सूर्योदय मतलब डॉन तक आप इसको देख सकते हैं, लगभग 4:30 बजे तक। नीचे मैंने एक टेबल दे रखी है, जो आज 2 मई, 3 मई, 4 मई, 5 मई, 6 मई, 7 मई, 8 मई, 9 मई, मैंने एक हफ्ते की पूरी टेबल बना दी है कि किस समय आपको ये प्लेनेट ओराइजन पे दिखेगा। 1:26 पे मार्स आएगा, रात में 11:53 पे जुपिटर आएगा, रात में 12:11 पे सैटर्न आएगा। दैट मीन्स कि अगर आप 1:30 बजे 2 बजे के बाद अगर आप देखेंगे, तो आपको ये तीनों प्लेनेट एक सीधी लाइन में आपको ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपको दिखाई देंगे, और आप इन्हें आसानी से पहचान भी सकेंगे। प्लेनेट के बाद में हम आते हैं मिटियोर शार पे। मिटियोर शार के तुरंत बाद हम चले जाएंगे स्टार्स को पहचाने। मिटियोर शार मैं इसलिए बता रहा हूं कि इस महीने में हमारे पास, इस हफ्ते में जो हमारे पास मिटियोर शार है वो है एटा एक्वेरियस, जो कि 6 मई 2020 को इसका मैक्सिमम हमको दिखाई देगा। 40 से 85 इसकी ZHR रेट है, और लगभग इसमें जो नॉर्मली आपको मिटियोर्स दिखेंगे वो 35 से जो आपको नॉर्मली जो एवरेज मिटियोर्स होंगे 35 से 60 मिटियोर्स आपको इसमें लगभग दिख सकेंगे। एटा एक्वेरियस मिटियोर शार जो है वो 19 अप्रैल से 28 मई के बीच में चलती है, 6-7 तारीख की रात में, यानी कि 6 तारीख की रात में और 7 तारीख की सुबह ये आपको एटा एक्वेरियस मिटियोर शार दिखाई देगी। एटा एक्वेरियस मिटियोर शार को देखने के लिए आपके पास जो सबसे ज्यादा सबसे जो मार्किंग स्टार होगा वो हमारा होगा एटा एक्वर नाम का एक ब्राइटेस्ट स्टार, जो कि एक्वेरियस तारामंडल का 7वां सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट स्टार है। जो कुंभ तारामंडल है वो हमारा राशि चक्र का भी एक तारामंडल है, और इसके 7 ब्राइटेस्ट स्टार जो बेयस नॉमिनकल्चर जैसे अल्फा, बीटा, गामा, नीटा, ईटा, तो उस तरीके से 7वें नंबर पे जो 7वां ब्राइटेस्ट स्टार है उसका मार्किंग स्टार है, वहां से हमें तारे टूटते हुए नजर आएंगे। और जो हमारा एटा एक्वेरियस मिटियोर शार है वो वास्तव में हेली तारा, जो बहुत ही फेमस एक पुच्छल तारा है, हेली कॉमेट, उसकी वजह से हमें एटा एक्वेरियस दिखाई पड़ती है।
हैली के द्वारा पृथ्वी पथ पर छोड़े गए मलबे में से पृथ्वी के गुजरने पर हमें दो तरीके की उल्का वर्षा दिखाई पड़ती हैं। एक है एटा एक्वेरियड्स, ये तो थी उल्का वर्षा की बात जो एटा एक्वेरियड्स की थी, लेकिन ये पूरी पीपीटी में मैं शेयर कर दूंगा, जो भी जिसको भी चाहिए मैं पूरी पीपीटी दे दूंगा, इसमें कोई वो नहीं है, आराम से इसको आप घर में भी पढ़ सकते हो, उसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं लिखी जो आपको मिल ना जाए आसानी से। हैली कॉमेट की वजह से एटा एक्वेरियड्स होती है, और इसी हैली कॉमेट की वजह से हमें अक्टूबर में भी एक उल्का वर्षा दिखाई पड़ती है, जिसे ओरेनॉइड्स बोलते हैं। वास्तव में इसकी जो टाइमिंग है वो रात में 1:25 से सुबह के 7 बजे तक है, सुबह 7 तारीख को कहते हैं भोर तक है, लेकिन इसकी जो बेस्ट टाइमिंग है वो सुबह 3 बजे से भोर में 4:20 तक है। अब हम आते हैं अपने स्टार्स की ओर। जैसे ही हम नाइट स्काई वॉचिंग करनी शुरू करते हैं, अगर हम अपने पश्चिम दिशा को देखें तो हमें तारों से भरा हुआ आसमान नजर आएगा, क्योंकि पश्चिम दिशा में इस समय बहुत ही ज्यादा ब्राइट स्टार चमक रहे हैं, जिसमें सिरस है, बीटलजूस है, कैपेला है, प्रोसियन है, रीगल है, पोलक्स है, कैस्टर है। ये सारे स्टार्स हमको वेस्ट डायरेक्शन में दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें वेस्ट डायरेक्शन कुछ वेस्ट में है, कुछ साउथ वेस्ट में, कुछ नॉर्थ वेस्ट में। दैट मीन्स कि हमारी जो पश्चिम दिशा है वो पूरी तरीके से तारों से भरी हुई है। अब हम स्टार्स की बात कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको कम से कम 10 से 12 स्टार्स बताऊंगा, जो कि आप आसानी से नाइट स्काई में पहचान सकते हैं। सबसे पहला स्टार है बीटलजूस। बीटलजूस जो तारा है वो हमारा कॉन्स्टलेशन है ओरियन। ओरियन तारामंडल जो है हमें साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम और पश्चिम दिशा के बीच में क्षितिज से काफी ऊपर दिखाई पड़ता है। तो इसका जो सबसे चमकीला तारा है वो है हमारा बीटलजूस, और ये पूरी नाइट स्काई में सबसे 10वां ब्राइटेस्ट बॉडी है, ये 10वीं ब्राइटेस्ट स्टार है जो हमें नाइट स्काई में दिखाई पड़ता है। और इस तारे को हिंदी में आद्रा तारा भी कहते हैं, और ओरियन तारा समूह को हम शिकारी तारा समूह भी कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं। रीगल, नंबर 2 रीगल। अब इसी कॉन्स्टेलेशन को अगर आप देखेंगे, ओरियन कॉन्स्टेलेशन को देखेंगे, तो यहाँ बीटलजूस के ठीक नीचे एक 3 स्टार्स हैं जो ओरियन की बेल्ट है, और उसके नीचे एक और स्टार है जिसका नाम है रीगल। रीगल इस कॉन्स्टेलेशन का दूसरा सबसे ज्यादा चमकदार तारा है। इसका जो रंग है वो हल्का नीला और सफेद रंग में होता है, और ये भी साउथ वेस्ट में है, बीटलजूस के सबसे नीचे, और इसको हिंदी में राजन्य तारा के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा तारा है कैपेला। कैपेला को हम लोग कैपेला का दूसरा नाम है गोट स्टार, और ये हमारे कॉन्स्टेलेशन ओरेगा का सबसे ब्राइटेस्ट स्टार भी है। और कैपेला को हम देख सकेंगे नॉर्थ वेस्ट में, और ओरेगा का ये सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में वीनस के ठीक ऊपर हमें कैपेला देखने को मिलेगा, और ये 6th ब्राइटेस्ट बॉडी है नाइट स्काई की, और इसे हिंदी में ब्रह्म हृदय तारा भी कहा जाता है। और जो ओरेगा तारा मंडल है इसको हम ब्रह्म कॉन्स्टेलेशन या ब्रह्म तारा मंडल भी कहते हैं। ठीक इसके बाद में हम आते हैं टॉरस तारा समूह यानी कि वृष तारा समूह। यह भी एक राशि तारा समूह है, और इस तारा समूह का सबसे चमकदार तारा है अल्डेबरॉन। अल्डेबरॉन को हम वीनस के ठीक नीचे हम देख सकेंगे, और ये सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट स्टार है वृष तारा समूह का, और इसे हिंदी में रोहिणी तारा भी कहते हैं। रोहिणी नक्षत्र के नाम से इसको जाना जाता है। अभी मैंने जो भी ये स्क्रीनशॉट्स लिए हैं ये सारे हमारे स्टेलियम सॉफ्टवेयर से लिए हुए हैं, तभी आपको इसमें जो लाइनिंग्स हैं, जो इसके जो भी इसकी बाउंड्रीज हैं वो आपको दिखाई दे रही हैं। इसमें अब अगला तारा जो हम ले रहे हैं उसका नाम है सिरस। सिरस तारा ठीक दक्षिण पश्चिम दिशा के ऊपर क्षितिज को ठीक दक्षिण पश्चिम में हमें दिखाई पड़ेगा, और ये हमारा कैनिस मेजर तारा समूह का सबसे ज्यादा चमकदार तारा है। इसका रंग सफेद है, और हिंदी में इसे मृग विहत तारा या लुब्धक तारा भी कहते हैं। और मैंने जिस पे जब क्लिक किया तो उसके ऊपर एक सर्किल बन के उसको उसने सेंटर में लिया है, उसका नाम है प्रोसियन। प्रोसियन जिस तरीके से कैनिस मेजर का सबसे चमकदार तारा सिरस था, उसी तरह से एक और तारा समूह जिसको बोलते हैं हम कैनिस माइनर, और उस कैनिस माइनर तारा समूह का जो सबसे चमकदार तारा है उसका नाम है प्रोसियन, और ये सिरस के ठीक ऊपर दिखाई पड़ेगा, ये भी सफेद रंग का ही होगा। अब इसमें ही बात करते हैं विंटर ट्रायंगल की, तो आप देखेंगे प्रोसियन, सिरस, बीटलजूस, ये तीनों आपको एक ट्रायंगल में दिखाई दे रहे होंगे। अगर मैं इस पे इस पे एक इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करूं तो हम ये ट्रायंगल के रूप में दिखेंगे, और ये तीनों तारे जब एक साथ दिखाई पड़ते हैं तो इसको हम बोलते हैं विंटर ट्रायंगल। और ये अगर हमें सनसेट होने के तुरंत बाद
ईस्ट डायरेक्शन में दिखाई पड़ेगा, दैट मीन्स कि उस समय हमें शरद ऋतु प्राप्त हो रही होगी। अब हम आते हैं अपने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टार पे। अगर आपके पास टेलीस्कोप है या फिर अगर आप नाइट स्काई वॉच करते हैं, तो हमें सबसे पहला स्टार अगर जो ढूंढना होता है वो होता है पोलैरिस। मैंने बाकी स्टार्स इसलिए बताया क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ब्राइट है, लेकिन अगर आपको पोलैरिस की स्थिति पता है कि जो स्टार आपको दिख रहा है वो पोलैरिस है, वो पोल स्टार है, वो ध्रुव तारा है, तो आप पूरे रात्रि आकाश को बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हो। और इसको हिंदी में ध्रुव तारा के नाम से जानते हैं। इसके कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग उर्सा मेजर या हिंदी में सप्तऋषि तारामंडल भी कहते हैं। और इसको जो पोलर कोऑर्डिनेट्स होता है, इस पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है खगोल की में, एस्ट्रोनॉमी में, ये उसका एक रेफरेंस स्टार है। और मैंने अभी आपको सबसे पहली स्लाइड दिखाई थी, सबसे पहली स्लाइड ये वाली। इसमें देखिए यहाँ पे नॉर्थ सेलेस्टियल पोल, ये बीच में एक ऑब्जर्वर खड़ा है, ये देखिए ये गिफ इमेज है, यहाँ ऑब्जर्वर खड़ा है, यहाँ जो नॉर्थ सेलेस्टियल पोल है, ये हम इसी पोलैरिस की वजह से, यानी इसी ध्रुव तारे की वजह से हम बता सकेंगे कि वो पोलैरिस कहाँ है। ये देखिए इस इमेज के जस्ट बगल में एक दूसरी इमेज है जिसमें एक नट जैसा है। यहाँ पे जो एकदम बीच में जहाँ पे एक सर्किल बना हुआ है, वहां पे है हमारा पोलैरिस। और अगर आपको पोलैरिस की पोजीशन पता है, देन आप पूरे नाइट स्काई को एक बेहतरीन तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हो। अब हम आते हैं अपने अगले तारे पे जिसका नाम है वेगा, और ये कॉन्स्टेलेशन लायरा का सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है। और यहीं पे लिरिड्स मेटियोर स्टार भी आपको दिखाई पड़ी थी पिछली 22 अप्रैल को। और ये प्रोमिनेंट स्टार है मई नाइट स्काई में, और 9:30 बजे के बाद इसको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देखा जा सकेगा। और इसको अभिजीत तारा भी बोलते हैं। कहते हैं जिसको वेगा दिखाई पड़ता है उसकी आंखें कभी खराब नहीं होती। अब हम आते हैं अपनी अगली स्लाइड पे जिसमें हमारे पास है रेगुलस तारा, रेगुलस, पोलेक्स और कैस्टर। रेगुलस वास्तव में कॉन्स्टेलेशन लियो यानी कि सिंह, ये भी एक राशि, ये भी हमारा एक राशि चक्र का राशि है लियो, सिंह राशि। तो सिंह नक्षत्र में, सिंह तारामंडल में जो सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है उसको हम बोलते हैं रेगुलस। हिंदी में इसको बोलते हैं मघा तारा। और इसको हम देखेंगे वेस्ट और साउथ वेस्ट के ठीक बीच में, जेनिथ के पास, नियर अबाउट जेनिथ। क्योंकि इन तीनों, ये तीनों भी रेगुलस के अलावा हमारे पास वेगा और स्पाइका मिलकर भी एक ट्रायंगल का निर्माण करेंगे। जो जेनिथ, मतलब अगर आप हेड ऑन देखेंगे आपको 3 स्टार्स नजर आएंगे, जिसमें एक रेगुलस होगा, एक स्पाइका होगा और एक वेगा होगा। यहाँ भी हम बात कर रहे हैं रेगुलस की। तो साउथ वेस्ट और वेस्ट डायरेक्शन के बीच में नियर जेनिथ आपको जो स्टार दिखाई पड़ रहा होगा उसको हम बोलेंगे रेगुलस। और उसके ठीक नीचे आपको 2 स्टार दिखाई पड़ेंगे, एक का नाम है पोलक्स, दूसरे का नाम है कैस्टर। वास्तव में इन दोनों तारों को हिंदी में हम एक ही नाम से जानते हैं जिसका नाम है पुनर्वसु। पुनर्वसु तारा जो है वो ये जो सेकंड ब्राइटेस्ट स्टार है, पोलक्स स्टार जो है सेकंड ब्राइटेस्ट स्टार है कॉन्स्टेलेशन जेमिनी का, और कैस्टर फर्स्ट ब्राइटेस्ट स्टार है कॉन्स्टेलेशन जेमिनी का, जिसे अल्फा जेम और पोलक्स को बीटा जेम के नाम से जानते हैं। वास्तव में हिंदी में जो जेमिनी का नाम है उसका नाम है मिथुन नक्षत्र मंडल यानी मिथुन तारामंडल, और इसके तारों को हम बोलते हैं पुनर्वसु। और इसको मिथुन नक्षत्र इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके जो 2 तारे हैं वो जुड़वा बच्चों के रूप में, यानी कि मिथुन को मतलब है कि 2 जुड़वा बच्चों के रूप में दिखाई पड़ते हैं। तो अगर इस कॉन्स्टेलेशन को पूरा हम कॉन्स्टेलेशन ड्रॉ करें तो हम ऐसा दिखेगा कि यहाँ पे 2 जुड़वा बच्चे खड़े हैं, इसलिए पोलक्स और कैस्टर दोनों का नाम हम पुनर्वसु के नाम से हिंदी में जानते हैं। अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि रेगुलस के पास साथ ही में 2 स्टार्स है, रेगुलस, स्पाइका और आर्चरस। ये आपको नियरली जेनिथ पे आपको दिखाई पड़ेंगे। तो इसमें रेगुलस का हम पीछे बताया था, ये आपको वेस्ट और साउथ वेस्ट में दिखेगा कि जेनिथ पे, नियर अबाउट जेनिथ पे दिखेगा। उसी तरीके से आपको 2 स्टार्स और दिखेंगे, एक होगा स्पाइका, दूसरा होगा आर्चरस। और जो स्पाइका और आर्चरस है ये ब्राइटेस्ट स्टार होंगे कॉन्स्टेलेशन विर्गो के। और विर्गो इट हैज ए लियो, मतलब विर्गो कॉन्स्टेलेशन के जस्ट हमेशा वेस्ट दिशा में हमें हमेशा लियो कॉन्स्टेलेशन या सिंह राशि सिंह तारामंडल दिखाई पड़ेगा। जिसे, और जो विर्गो कॉन्स्टेलेशन है, विर्गो कॉन्स्टेलेशन का जो स्टार है स्पाइका, इसको हम हिंदी में चित्रा तारा के नाम से भी जानते हैं। और जो विर्गो कॉन्स्टेलेशन इसको हम कन्या तारामंडल के नाम से जानते हैं। और इसके बाद में हम आते हैं आर्चरस पे। आर्चरस हमारा बूटस तारामंडल का यानी ग्वाला, हिंदी में बोलेंगे तो ग्वाला तारामंडल का सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है। और इसका जो सबसे चमकदार तारा है उसको आर्चरस बोलते हैं, जिसे हिंदी में स्वाति नक्षत्र या स्वाति तारा भी कहते हैं।
और इसे भी हम नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में सबसे ज्यादा ऊंचाई पे यानी कि नियर अबाउट जेनिथ पे हम देख पाएंगे। स्प्रिंग ट्रायंगल की बात करें तो आर्चरस, स्पाइका, रेगुलस ये ईस्ट डायरेक्शन के ऊपर ईस्ट डायरेक्शन में दिखाई देने लगेंगे जैसे सनसेट होता है। जैसे जैसे रात होती जाएगी ये हमारे हेड ऑन आते जाएंगे। ये जो जेनिथ की मैं बात कर रहा हूँ, नियर अबाउट जेनिथ मींस कि आपको ईस्ट ईस्ट डायरेक्शन, मतलब ये ईस्ट डायरेक्शन हो चाहे वेस्ट डायरेक्शन हो चाहे साउथ डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन बात करूंगा, नियर जेनिथ की बात है, दैट मीन्स कि वो होराइजन से काफी ऊपर वो स्टार्स हैं। तो इन तीन स्टार्स की जब मैं बात करूं, रेगुलस, स्पाइक और आर्चर, तो जैसे ही आप अपनी गर्दन ऊपर की ओर उठा के देखेंगे, जब आप अपनी गर्दन तारों की ओर मतलब जेनिथ की ओर देखेंगे, तब आपको ये रेगुलस, स्पाइक और आर्चर दिखेगा। अगर हम ऊपर की ओर देखते हुए अगर हम वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर हम देखेंगे, साउथ वेस्ट और वेस्ट डायरेक्शन के बीच में देखेंगे तो हमें रेगुलस दिखाई पड़ेगा। इसी तरीके से रेगुलस के अगल बगल हमें दो तारे दिखाई, रेगुलस के ठीक दाहिनी तरफ हमें स्पाइका और उसके नीचे हमें आर्चरस नजर आएगा। और इसके बाद हम फिर से बात करते हैं आईएसएस फ्लाईबाय की, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन फ्लाईबाय की। ये आजकल बहुत ज्यादा इस पे लोग इससे आकर्षित होते हैं, और मैं इसके लिए बताना चाहूंगा spot.station.nasa.gov जो है वो एक ऑथेंटिक ऐप है, ऑथेंटिक वेबसाइट है, इसकी एप्लीकेशन भी है जिससे आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं और इसका लुत्फ उठा सकते हैं। और वास्तव में जो आईएसएस होता है एक फास्ट मूविंग स्टार के रूप में दिखाई पड़ता है, फास्ट मूविंग स्टार के रूप में दिखाई पड़ता है। यानी एक प्लेन जो होता है उसकी जो नॉर्मल स्पीड होती है वो 980 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जबकि आईएसएस की स्पीड 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है। इस समय जैसा मैंने अपनी सिटी के ऊपर चेक किया तो लखनऊ में 14 मई तक ऐसी कोई भी साइटनिंग नहीं है जो हमें 14 मई तक हमें आईएसएस दिखे। पिछले महीने हमें 4 बार आईएसएस देखने को मिला था। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर आप आईएसएस को देखना चाहें, अपने बच्चों को दिखाना चाहें या किसी को भी इसको शेयर करना चाहें, तो आपको spot.station.nasa.gov पे जरूर जाके इसको चेक करना चाहिए। इस पे आप अपना रजिस्टर भी कर सकते हैं। और मैंने जितनी भी पिक्स यहाँ पे अपने सॉफ्टवेयर में, जितनी पिक्स अपने प्रेजेंटेशन में यूज करी थी वो सभी स्टेरियम सॉफ्टवेयर से ली थी। एक फ्री सॉफ्टवेयर है और इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इससे आपको नाइट स्काई को पहचानने में, नाइट स्काई को समझने में काफी मदद मिलेगी। और इसी साथ मैं ये कहूंगा कि हैप्पी एस्ट्रोनॉमी डे। और जैसे ये सेशन खत्म हो तो प्लीज आप लोग छतों पे जाएं और तारों को पहचानने को शुरुआत करें। अगर आपको पीपीटी चाहिए तो आप मेल जरूर कर दें ऑर्गेनाइजर्स को, वो ये पीपीटी आपको प्रोवाइड करा देंगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुमित कुमार श्रीवास्तव जी, वैज्ञानिक अधिकारी, इंदिरा गांधी प्लानिटेरियम, काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उत्तर प्रदेश। और जैसे कि मैंने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में बताया था कि आप हमारे उत्तर प्रदेश एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर क्लब के मुख्य संरक्षक भी हैं, और आपने अपने संरक्षक का जो दायित्व का आज इनॉग्रल लेक्चर दे करके जो निर्वहन किया है, उसके लिए स्काई फाउंडेशन और सारे विपनेट क्लब्स जो कोलैबोरेट कर रहे हैं वो आपके हमेशा आभारी रहेंगे। और यदि किसी को किसी भी श्रोता को, किसी भी ऑडियंस को इस टॉक के दौरान ये जो छोटी वार्ता हुई है सुमित जी की तरफ से, अभी हमारे साथ वो उपलब्ध हैं, अगर किसी को कोई सवाल जवाब करना है तो कृपया जो है चैट में जो है उसको पिन करके हम सब तक जो है वो सूचित करें, ताकि सुमित जी जो हैं, जो इस समय उपलब्ध हैं, वैसे उपलब्ध नहीं भी रहते हैं क्योंकि इस समय लॉकडाउन है, तो एक विशेषज्ञ के तौर पर उनकी उपस्थिति इस समय यहाँ पर मौजूदगी है, तो आप उनकी उपस्थिति का फायदा उठाएं और अपनी सभी शंकाओं का समाधान करने के लिए यदि कोई डाउट है तो कृपया जो है उसको चैट में जो है अवश्य लिख करके हम लोगों के सामने लाएं। हमारी टीम आपकी चैट्स को मॉनिटर कर रही है और आपकी सभी शंकाओं को जो है सुमित जी तक अवश्य पहुंचाएगी, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद रखता हूं कि जो एक छोटी सी यात्रा पर सुमित जी आज हम लोगों को लेकर गए, हम लोगों ने उसमें नक्षत्रों की बात करी, आर्द्रा नक्षत्र की बात करी, काल पुरुष तारा मंडल को हम लोगों ने देखा, राजन्य तारा देखा, ओरिगा, और आप ये कह सकते हैं कि जो एक छोटी सी अखंड ज्योति सन 1973 में अमेरिका में जो है जली थी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे की, और उसके संवाहक के रूप में आज हमारे प्रथम वक्ता ने अपने वक्तव्य को जो है हम सभी लोगों के सामने रखा, और जो कि 5 मुख्य स्तंभ हैं एस्ट्रोनॉमी डे के, और उन्होंने उन सभी स्तंभों को कवर किया, जिसमें कि आप कह सकते हैं कि स्टार नेविगेशन, जो कि सितारों को जो है किस तरीके से जो है देखा जा सकता है, ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है, उन्होंने उसको कवर किया। मून्स के बर्थडे मून्स जो है, उन्होंने चंद्रमाओं के बारे में बताया,
जी अलग अलग पूर्णमासियों से रिलेटेड कल्चर में उन्होंने हमको जिक्र किया। एस्ट्रोनॉमी खगोल शास्त्र से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है, जो शब्दावली है, उसका उन्होंने अच्छा विवेचन किया। साथ ही साथ तारामंडलों की जो है बात हुई, सौर क्लॉक्स की बात हुई, और ये न केवल सौर क्लॉक्स की बात हुई बल्कि वो हमको लेकर के गए माइथोलॉजी की एक यात्रा पर भी। और उस माइथोलॉजिकल यात्रा में जो उन्होंने ग्रीक माइथोलॉजी, एक रोमन माइथोलॉजी, इंडियन माइथोलॉजी से रिलेटेड जो कल्चरल कनेक्ट था टू आवर एस्ट्रोनॉमिकल इंफॉर्मेशन, तो वो उन्होंने देने की कोशिश करी। तो मैं वाइंड अप और फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स से पहले एक बार मैं अपने टीम से मैं देखना चाहूँगा कि क्या कोई सवाल है। सुमित जी, मयंकेश्वर प्रताप सिंह पूछ रहे हैं, क्या वीनस जो है वो हमेशा विजिबल रहता है? आपका कमेंट। नहीं, वीनस हमेशा विजिबल नहीं रहता। इस समय वीनस आपको विजिबल है, 3 जून को वीनस दिखना बंद हो जाएगा, इसके इंफीरियर कंजंक्शन आ जाएगा और उसके बाद से दोबारा आपको दिसंबर में दिखाई देना शुरू होगा। तो इस मतलब वीनस के भी वीनस वास्तव में पृथ्वी से पहले के जो 2 ग्रह हैं उन ग्रहों में आता है, तो हमें वीनस के फेजेस दिखाई पड़ते हैं। जैसे ही वीनस का सुपीरियर कंजंक्शन होता है तो हमें वीनस दिखाई देना शुरू करता है और उसके इंफीरियर कंजंक्शन तक दिखाई देता है। उसके बाद में जैसे जैसे इंफीरियर कंजंक्शन के पास आता है, इंफीरियर कंजंक्शन पे जाता है, ये हमें दिखाई देना बंद हो जाता है। तो 3 जून तक तो हमें वीनस दिखाई देगा नो डाउट, लेकिन उसके बाद में इसको दिखाई देना हमें बंद हो जाएगा। अब मैं जैसा कि देख पा रहा हूं, फिलहाल मुझको जो है कोई अन्य सवाल नहीं दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पर मौजूद सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कृपया जो है फीडबैक फॉर्म जो है वो अवश्य भरें, ताकि जो है आज का जो सेशन स्काई फाउंडेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज हुआ है, जिसको सुमित जी के द्वारा संबोधित किया गया है एस्ट्रोनॉमी डे के शुभ अवसर पर, तो उससे रिलेटेड जो है ई सर्टिफिकेशन का जो है आप सभी को जारी किया जा सके। और मैं इस अपॉर्चुनिटी को यूज करते हुए एक फर्दर अनाउंसमेंट देना चाहूंगा अपने स्काई फाउंडेशन और इग्नाइटेड माइंड वुमेन लेड साइंस क्लब तथा साथ ही साथ स्काई एक्स साइंस क्लब की तरफ से एवं मैजिस्टम फाउंडेशन की तरफ से कि ये एस्ट्रोनॉमी डिलाइट्स की सीरीज केवल एक लेक्चर मात्र ना होकर के आगे भी जो है जारी रहेगी। आने वाले समय में कल परसों में हम स्काई फाउंडेशन के रेगुलर पोर्टल पर आप अपडेटेड रहें। आपको हम लोग ले चलेंगे धूमकेतुओं की यात्राओं पर, मेसियर ऑब्जेक्ट्स की यात्राओं पर। कल संभावित जो यदि सब कुछ सही रहा तो आपको हमारे एक विद्वान वक्ता के द्वारा हम लोग आपको ले चलेंगे जंतर मंतर की ऐतिहासिक यात्रा पर, कि किस तरीके से हमारे इतिहासकारों ने और खगोल शास्त्रियों ने मध्यकालीन युग में भी जो है आसमान पे अपनी पकड़ को कमजोर नहीं होने दिया। और आज चूंकि एस्ट्रोनॉमी डे है, तो एक जब कल्चर की बात हुई है, तो एक एंडिंग नोट पे मैं सभी को शुभकामनाएं देते हुए ऋग्वेद में वर्णित ऋत सूक्त के साथ अपनी बात को अंत करना चाहूंगा कि आप जब एस्ट्रोनॉमिकल प्रार्थना की जब जिक्र आता है, तो हमारे ग्रंथों में भी कहा गया है कि रेतम च सत्यम चाभिधात तपसोध जायत ततो रात्र जायत तथा समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवादि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधत विश्वस्य मिषतो वशी सूर्य चंद्रमसो धाता यथा पूर्वम कल्पयत दिवम च पृथ्वीम चांतरिक्षमतो स्वः। अर्थात कि जो उग्र तपस्या उस शक्ति के द्वारा हुई, सबसे पहले ये निर्माण का सूत्र है कि उसमें ऋत और सत्य प्रकट हुए, उसके बाद रात्रि और जल, उसके बाद संवत अर्थात टाइम का निर्माण हुआ, उसके बाद दिन और रात आए, तत्पश्चात सूर्य, तत्पश्चात पृथ्वी, तत्पश्चात चंद्रमा, तत्पश्चात अन्य सभी चीजों का सृजन हुआ और आज सृष्टि हम सभी के संपर्क में आई। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्र दिवस की, खगोल दिवस की शुभकामनाएं देते हुए आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। उम्मीद रखता हूं कि ये छोटा सा सफर 1 घंटे का जो हम लोगों के साथ रहा, उसको आप सभी लोगों ने उसका आनंद उठाया होगा और जानकारियों से लाभ लेते हुए रात्रिकालीन आकाश दर्शन की प्रेरणा को प्राप्त करते हुए रात्रिकालीन आकाश का अवश्य अवलोकन करें। इसी के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना वायरस के पेंडेमिक के इस दौर में मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूं कि स्टे सेफ, स्टे एट होम, स्टे हेल्दी। धन्यवाद।